हेलो एवरीवन। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट हमने कहाँ पे ख़त्म किया था? हाँ, कुछ टिडबिट्स पॉइंट देखे थे हमने, उसके आगे शुरू करते हैं आज। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था वो कब समाप्त हुआ था? देखो, एंड यहाँ पे ऐड नहीं किया मैंने, इसको लिख देती हूँ। एंड हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था वो समाप्त कब हुआ था? 1833 में। 1833 का जो एक्ट आया था उसी से समाप्त हुआ था। अभी जितने भी एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट है, चार्टर एक्ट है, तो ये आपको एक जगह पे पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल उनसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के इस सेक्शन में वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, लेकिन एक्ट आपको अलग से सारे के सारे पढ़ने पड़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए व्यापार का खोला जाना, मतलब कौन से एक्ट में जो है अदर कंपनीज को भी अलाउ कर दिया गया था कि आप आइए और आप हमारे यहाँ आकर, मतलब आप जाइए इंडिया में जा कर के व्यापार करिए। पहले क्या था कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त था। तो ये 1813 में हुआ था। और आई थिंक चीन के साथ जो व्यापार था और जो चाय का व्यापार था, नहीं आई थिंक मैं मिस कर रही हूँ कुछ, चलो देख लेंगे बाद में। मतलब कोई दो चीज़ें थी, एक तो शायद चीन के साथ जो चाय का व्यापार था और एक चीज़ और थी, उसको छोड़ करके बाकी सारी चीज़ों के लिए जो है एकाधिकार पूरी तरीके से 1813 में ही समाप्त कर दिया गया था। और 1833 में जो बचा कुचा था वो भी सब समाप्त हो गया था। आगे देखते हैं। चार्ल्स मेटकॉफ जो समाचार पत्रों के ऊपर जितना भी सेंसरशिप लगाई थी तो उन सबको खत्म करने वाले थे चार्ल्स मेटकॉफ। तो इस वजह से उनको जो है बोला जाता है समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। प्लस इन्होंने और क्या काम किया? राजपूताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 1818 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट ये इम्पोर्टेंट है। स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं, अब पहले बता चुके हम मेयो और रिपन, ये दोनों ही जनगणना वाले लोग अच्छे आदमी हैं। तो जो इन्होंने, रिपन ने एक बढ़िया काम क्या किया, ये सबसे जितने आए थे गवर्नर जनरल उनमें सबसे उदारवादी थे रिपन। 1882 में इन्होंने क्या किया, स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं की शुरुआत की। फिर आगे देखते हैं कि रिपन ने और क्या काम किया। इन्होंने क्या किया, फैक्ट्री अधिनियम 1881 लेकर के आए। इसमें इन्होंने महिलाओं के लिए तो कोई प्रोविजन नहीं लाया, लेकिन जो बच्चों की कारखानों वगैरह में कार्य करने की अवधि थी उसको थोड़ा सा कम कर दिया। किसमें? फैक्ट्री अधिनियम 1881 में। ठीक है। फिर आता है एल्बर्ट बिल। हम ऊपर बात कर चुके हैं कि एल्बर्ट बिल किससे रिलेटेड था? रिपन। एल्बर्ट बिल आता है 1883 में। 1882 में स्वायत्त शासी संस्थाएं, इसको आप ऐसे लगा लो, 81 में फैक्ट्री अधिनियम, 82 में रिपन का जो है स्वायत्त शासी संस्थाएं, और 83 में एल्बर्ट बिल। 81, 82 और 83 ये एल्बर्ट बिल किस चीज़ से रिलेटेड था? यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई, जब भारत में यूरोप के लोग रह रहे थे, अगर उनका कोई इशू होता था, उनके ऊपर कोई केस वगैरह होता था, तो जो उनके केसेस होते थे उनकी सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाए जाने से रिलेटेड था। तो मतलब क्या होता था कि जो यूरोप के लोगों के केसेस थे उनको सुनने का अधिकार जो इंडिया के जजेस थे, मतलब जो इंडियन ओरिजिन के जजेस थे, उनको नहीं था। तो इस चीज़ जो अयोग्यता लगाई गई थी उनके ऊपर, उसको हटाने के लिए जो है रिपन लेकर के आए थे 1883 में एल्बर्ट बिल। आगे देखते हैं। फिर एनएम लोखंडे किस चीज़ से रिलेटेड है? ये भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। इन्होंने जाति संप्रदाय के लिए भी काम किया था। अब ये याद रखो, एनएम लोखंडे मजदूर आंदोलन, एनएम लोखंडे मजदूर आंदोलन, एनएम लोखंडे मजदूर आंदोलन, एनएम लोखंडे मजदूर आंदोलन। आगे आते हैं। बेंटिक, जब बेंटिक का कार्यकाल था तो उन्होंने एक बंदे को अपॉइंट किया, मैकाले को।
किस चीज के लिए? आधुनिक शिक्षा की नींव रखने के लिए, मतलब शिक्षा के ऊपर काम करने के लिए। ये मैकाले क्या करते हैं, 1835 का प्रस्ताव लेकर के आते हैं, जिसमें उच्च स्तरीय प्रशासन की भाषा को इंग्लिश में रखने की बात की गई। तो 1835 में एक प्रस्ताव आता है मैकाले के द्वारा, जिसमें उच्च स्तरीय प्रशासन की भाषा को इंग्लिश में रखने का प्रोविजन किया गया। फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसने की? कर्जन ने की, हम पहले ही देख चुके हैं 1901 में। इन्होंने क्या किया था? जॉन मार्शल को अपॉइंट किया था। फिर पुरातत्व सर्वेक्षण जो विभाग बनता है, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना और पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। तो जो विभाग है वो मेयो के टाइम पे ऑन सजेशन ऑफ अर्गिल बोले, कैंपबेल बोले, दोनों एक बात है, ठीक है। अर्गिल और कैंपबेल के सजेशन पर मेयो लेकर के आए थे पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग 1871 में, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1901 में लॉर्ड कर्जन ने की है, जब सिर्फ विभाग लिख करके आया एज अ डिपार्टमेंट, और आगे भारतीय न लगा हो तो मेयो आंसर होगा, और सजेशन था अर्गिल और कैंपबेल का। जब भारतीय आगे लगा हो और प्रॉपर उसकी स्थापना हो तो लॉर्ड कर्जन 1901, उन्होंने अपॉइंट किया था जॉन मार्शल को। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में, अब इसी के बाद 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में लेकर के आते हैं कर्जन। कर्जन का जो प्रशासन है वो औरंगजेब जैसा है, ये किसने कहा था? ये गोखले साहब ने कहा था। कांग्रेस का जो है मृत्यु हो जाए और उस मृत्यु में मैं हेल्प करना चाहता हूँ, ये किसने कहा था? कर्जन ने कहा था। एकमात्र यहूदी वायसराय कौन थे? लॉर्ड रीडिंग। ऐसे याद कर लो, जो यहूदी लोग होते हैं पढ़ते लिखते बहुत है, मतलब परसेंटेज उनका जो अपनी कम्युनिटी में पढ़ने लिखने का ज्यादा है, तो रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग। तो यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे और दो तीन जो है इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं? एक तो होता है चौरा चौरी, स्वराज पार्टी। चौरा चौरी आई थिंक 1922 लगभग हुआ है, स्वराज पार्टी 1923, और रॉलेट एक्ट निरसित हुआ है ना, ये रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। तो ये सब आसपास की घटनाएं हैं, तो ये रीडिंग से रिलेटेड है। पिट्स इंडिया एक्ट जो है हमारा आता है 1878, ये वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में आता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, हमने ऊपर बात की थी कि लिटन के टाइम में बहुत सारी चीजें हुई थी, तो 1878 लिटन के टाइम में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है। ये क्या होता है? ये एक सेंसरशिप एक्ट था, ये जो न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं उनके ऊपर सेंसरशिप लगाता था। हार्डिंग, जो हार्डिंग थे, उन्होंने भारत की राजधानी को कैलकाटा से दिल्ली ट्रांसफर करने की जो घोषणा थी वो हुई थी 1911 में, और एक्चुअल में ट्रांसफर हुई थी 1912 में। भारतीयों को राय बहादुर, खान बहादुर की जो उपाधि देते थे वो लिटन देते थे। वैसे याद कर लो, काम करते थे बड़े बड़े, और फिर उसके बाद उसको कवर अप करने के लिए भारतीयों को राय बहादुर, खान बहादुर की उपाधि देते थे लिटन। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल भारत में उद्योगों का जो स्वतंत्र विकास था वो नहीं हो पाया, मतलब अपने आप जो है डेवलप वो लोग नहीं हो पाए। किस लिए? क्योंकि जो धनिक वर्ग था वो भू संपत्ति में निवेश को प्रायोरिटी देता था। एक ऐसे छोटा सा पॉइंट है। 1885 में बंगाल किराएदारी अधिनियम आता है। कब? 1885 में। कब आता है 1885 में? और क्या हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो इसी टाइम पे जो है बंगाल किराएदारी अधिनियम आता है। किस लिए? फॉर बंगाल एंड बिहार के लोग, जिसमें जमींदारों को भी प्लस जमीन के किराएदारों को भी के अधिकारों को परिभाषित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट रैयतवाड़ी। अब रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त हम आगे देखेंगे, अभी फिलहाल इसका एक छोटा सा पॉइंट है। इस रैयतवाड़ी में क्या होता था कि कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। अच्छा, फर्स्ट टी कंपनी 1839 आसाम। फर्स्ट टी कंपनी
आसाम 1839। दादा भाई नौरोजी, रानाडे, आरसी दत्त, जीवी जोशी, सुब्रमण्यम अय्यर, गोखले, पृथ्वीश चंद्र राय, आर्थिक पहलू का विश्लेषण। अब देखो, एक पूरी थ्योरी थी, ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ, अपवाह का सिद्धांत, ये दादा भाई नौरोजी ने दी थी। और इनका जो विचार था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारी वेल्थ को ड्रेन करके जो है अपनी कंट्री में लेकर के जा रहे हैं, इस पूरे जो है इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू को सब सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग थे। इन सबके जो है उन सबके अपने अपने ओपिनियन थे। तो वो उसमें पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे। तो एक तो दादा भाई नौरोजी, उन्होंने तो पूरा सिद्धांत ही दे दिया। उसके अलावा हो गए रानाडे, आरसी दत्त, जीवी जोशी, सुब्रमण्यम अय्यर, गोखले, पृथ्वीश चंद्र राय, ये सब आर्थिक पहलू का विश्लेषण किया था इन्होंने। अब ड्रेन थ्योरी का क्या मतलब हुआ? भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई प्रतिफल नहीं मिलता था। मतलब सिर्फ एक्सपोर्ट ही एक्सपोर्ट हो रहा है और उस एक्सपोर्ट का हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा है। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया था 1900 में। भाई खड़ा फैक्ट है, याद कर लीजिए। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में। सर सैयद अहमद खान डिडंट बिलीव इन ड्रेन थ्योरी। अच्छा, ऐसा कौन सा बंदा था जो कि बिलीव नहीं करता था कि हाँ ऐसा कुछ ड्रेन वगैरह हो रहा है? तो कौन थे वो? सर सैयद अहमद खान। दादा भाई 1892 में इन्होंने जो दादा भाई नौरोजी थे, इन्होंने लिबरल पार्टी के टिकट पे, ठीक, लिबरल पार्टी के टिकट पे 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में पहुंचने वाले ये पहले इंडियन थे। फिर से देखते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन मतलब जैसे उनका जो लोकसभा होता है उसमें पहुंचने वाले पहले इंडियन थे। किसके टिकट पे गए थे? लिबरल पार्टी के टिकट पे गए थे। कब गए थे? 1892 में गए थे। अब दादा भाई नौरोजी ने ही जो है पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी थी। कब? 1901 में। ये पूछा गया है कब लिखी गई थी, प्लस ये भी पूछा गया है कि पुस्तक किसने लिखी थी। तो पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल 1901 में दादा भाई नौरोजी ने। इंडिया का जो अनुद्योगीकरण है वो कब स्टार्ट हुआ? 1813 में। 1813 में क्यों? क्योंकि 1813 में पार्शली अदर कंपनीज अदर लोगों को भी अलाउ कर दिया गया था कि आप जाइए इंडिया में जाकर के व्यापार करिए। तो वो लोग घुस घुस के आए और यहाँ प्रॉपर तरीके से अनुद्योगीकरण स्टार्ट हो गया। ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, ये किसने कहा था? कार्ल मार्क्स। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसको माना जाता है? सर आर्थर कॉटन। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत सर आर्थर कॉटन। राजपूताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 में अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी। हम ऊपर देख चुके हैं, मेटकॉफ ने किया था। मेटकॉफ ने और क्या किया था? इनको समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहते हैं। लॉर्ड मेयो का 1817 का एक संकल्प आता है। क्या कहता है भाई वो? मेयो रेजोल्यूशन, प्रांतीय सरकारों का चार्टर। इसको प्रांतीय सरकारों को चार्टर मतलब प्रांतीय सरकारों के लिए चार्टर भी बोल सकते हो। मेयो रेजोल्यूशन मतलब अगर पूछा जाए कि मेयो रेजोल्यूशन 1870 का जो है किससे रिलेटेड था, तो रीजनल गवर्नमेंट से रिलेटेड था। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला पहला कदम। मतलब देखो, अच्छा ही काम किया मेयो ने, मेयो और अल्पन ने अच्छे ही काम किए हैं कि जो सेंटर है और जो प्रांत है उनका जो पैसा है उसको आप डिवाइड करिए। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया, मतलब कुछ सर्विस दे दीजिए जिसको कि वो लोग चलाएं अपना। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। इस जनरल पॉइंट है। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। सर्वप्रथम औपनिवेशिक आर्थिक संरचना के विकेंद्रीकरण की बात की गई। ये भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि जो है फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की बात सबसे पहले किसने स्टार्ट करी? मेयो ने। असैनिक प्रशासन 1905। 1905 में कौन था? करजन भैया थे। 1905 में करजन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। ये तो सब लोग जानते हैं, बंगाल का विभाजन हुआ था। इसने बंगाल को दो भागों में बांटकर पूर्वी बंगाल
एवं आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया तथा बंगाल के पश्चिमी भाग में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर को शामिल किया। मतलब जो ये पूरा बंगाल है, ठीक, इसको पहले बात तो दो पार्ट में डिवाइड किया। एक जो ईस्टर्न साइड था उसमें जो है ईस्टर्न साइड वाला जो बंगाल है उसमें दो भागों में बांट करके जो ईस्टर्न वाला है वो पूर्वी बंगाल, ईस्टर्न बंगाल, प्लस एक आसाम नाम का नया प्रांत बनाया। उसके अलावा जो पश्चिमी भाग है, जो वेस्टर्न बंगाल है, तो वो तो अभी भी एग्जिस्ट करता है, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में पश्चिमी भाग में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उसके अलावा छोटा नागपुर, ये सब एक में मिला करके दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। मद्रास और मध्य प्रांत की सीमाओं में भी इन्होंने, जो मद्रास नीचे में पड़ता है और जो मध्य प्रांत बीच में पड़ता है, इन सबकी भी सीमाओं में इन्होंने, मतलब कुल मिलाकर के जो बाउंड्रीज है उनके साथ जो खेल खेलने का काम किया है वो कर्जन ने किया है। इसीलिए इसको असैनिक प्रशासन 1905 कहा गया है। नेक्स्ट, कलकत्ता निगम अधिनियम 1889, ये कब आता है? लॉर्ड कर्जन के टाइम पे आता है। तो कहता क्या है कलकत्ता निगम अधिनियम? मेरे लिए संदेश ग्रेनाइट में उकेरा गया है, यह कयामत की चट्टान से उकेरा गया है कि हमारा काम धार्मिक है और कायम रहेगा। अब ऐसा क्या मतलब है? आई डोंट नो, बट ये कर्जन भैया ने कहा है, आपको चुपचाप याद कर लेना। मेरे लिए संदेश ग्रेनाइट में उकेरा गया है, यह कयामत की चट्टान से उकेरा गया है, हमारा काम धार्मिक है और कायम रहेगा। भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेस भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। अब होम चार्जेस क्या है? तो ये होम चार्जेस क्या क्या इंक्लूड करते थे? लंदन में जो इंडिया ऑफिस खोला गया था उसके भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, जैसे कि जो राज्य सचिव वहां बैठते थे उनका सारा काम धंधा जो चलता था उसका पे जो व्यय लगता था वो सब कुछ होम चार्जेस में आते थे। उसके अलावा भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाए जाने, मतलब जो यहाँ पे लोग अंग्रेज काम कर रहे हैं उनका जो पेंशन वगैरह था, उनकी जो सैलरी वगैरह थी, वो भी हमारे होम चार्जेस में आते थे। भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, मतलब हमारे यहाँ डेवलपमेंट करने के लिए जो ऋण ये लोग लेते थे प्लस रेल पर जो पूंजी लगाई गई थी उस पर जो हमें ब्याज देना पड़ता था वो सब भी होम चार्जेस में आता था। भारत को दी गई सैनिक तथा अन्य सामग्री की जो लागत आती थी, ठीक है। भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, भारत के कारण इंग्लैंड में जो दिया जा रहा था नागरिक और सैनिक शुल्क, ये सब होम चार्जेस में आता है। मतलब होम चार्जेस सिर्फ यहाँ से जो पैसा ये लोग यहाँ का पैसा जो यूज करते थे ये बता करके कि वो यहीं के लिए सब काम हो रहा है, तो उन सब सारे जो है खर्चों को मिला करके होम चार्जेस एक वर्ड दे दिया गया है, नथिंग स्पेशल। इंपीरियल प्रेफरेंस वर्ड यूज्ड फॉर भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतें, मतलब कोई आयात आ रहा है ब्रिटिश से, कोई सामान आ रहा है तो उस पर जो ये लोग विशेष रियायत दे देते थे, चलो तुम्हारा हमने इम्पोर्ट ड्यूटी इतना इतना कम कर दिया है, चलो पूरी तरह से माफ कर दिया। तो उसको उन्होंने एक वर्ड, बहुत फैंसी वर्ड दिया हुआ था, उसको बोलते थे लोग इंपीरियल प्रेफरेंस। 18वीं शताब्दी, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ, जो 18वीं शताब्दी थी हमारी उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो बंगाल से चीजें भेजी जाती थी, स्टेपल कमोडिटीज कौन कौन सी थी? मेन कपास भेजा जाता था, रेशम भेजा जाता था, शोरा भेजा जाता था, अफीम भेजा जाता था, नील भी निर्यात किया जाता था। कॉटन, सिल्क, शोरा, अफीम, नील। नेक्स्ट, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, ठीक बात है। धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। जो धन की निकासी हो रही थी उसका क्या जो है
कुछ प्रतिफल हमें मिलता था? नहीं, बस निर्यात पे निर्यात हुआ जा रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय एजेंट किन को बोला जाता था? बेनियान करके जो बनिया लोग होते थे, पता नहीं बनिया बनिया लोगों के लिए है या कोई वर्ड है, बट आंसर इसका बेनियान होगा। जो होते थे उनको ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में एजेंट बोला जाता था। आई थिंक ये बनिया लोग ही हैं जिनको कि ये बोला जाता था। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम, मतलब जो उन्होंने हम पर जितनी पॉलिसीज अपनाई, जो जो किया, उन सब का एंड रिजल्ट क्या निकला? अगर आर्थिक तौर पर देखा जाए तो भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया, मतलब कमर्शलाइजेशन हो गया। कि मतलब आप जो भी बना रहे हो बस इसलिए बना, आप जो भी उगा रहे हो सिर्फ इसलिए उगा रहे हो कि हम उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़ा प्रभाव। औद्योगिक क्रांति का हमारे यहाँ क्या प्रभाव पड़ा? जो भारतीय दस्तकारी थी, उद्योग थे, वो सब नष्ट हो गए। मतलब यहाँ के जो काश्तकार थे, यहाँ पे जो हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह वाली इंडस्ट्री थी, वहाँ पे औद्योगिक क्रांति की वजह से नष्ट हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त। इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, से जो भी क्वेश्चन वगैरह बने हुए सब पढ़ेंगे। इसको करते हैं हम, अभी कर लें नेक्स्ट लेक्चर में करें? अभी कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है 1857 1857 का रिवोल्ट शुरू हो जाएगा, तो इसको हम यहीं पे निपटा लेते हैं। चलो, तो जो कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था, उसके और भी बहुत अच्छे अच्छे नाम है। क्या क्या नाम है? इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी, बीसवेदारी। इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी, बीसवेदारी। कब आया था ये? 1793 में। कौन लेकर के आए थे? कॉर्नवालिस। भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, ये क्या था? रेवेन्यू कलेक्ट करने का एक तरीका था। कहाँ कहाँ आया था ये? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये पूरा पोर्शन, प्लस जो इधर भी इस पूरे पोर्शन के इधर आता है वाराणसी, जो यूपी वाला एरिया है, वो भी इसमें एडेड था। ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का टोटल 19% हमारा जो है स्थायी बंदोबस्त में आता था। इसके अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को, जो जमींदार थे गांव में बड़े बड़े, उनको भूस्वामी घोषित किया गया, जिसे भूमि लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना होता था और 1/11 वो अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखते थे। इसके लागू होने के बाद कानून, जो कानूनी विवाद है उनमें वृद्धि हो गई। ऐसा क्यों हुआ? रैयत की तुलना, रैयत मतलब जनता, तो रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, क्योंकि जो जनता के तुलना में जो जमींदार ज्यादा सशक्त हो गए थे, तो उसकी वजह से इन लोग के बीच में विवाद बढ़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, इन लोगों ने क्या किया? जमींदारों को मेन किरदार दे दिया। यहीं से प्रॉब्लम सारी शुरू हो गई। न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना, जब यहाँ तक आते आते जो न्यायिक पद्धति थी वो बहुत काफी बेटर हो चुकी थी। तो अब भाई जब सर्विस अवेलेबल होगी तो जनता क्यों नहीं उसको अवेल करेगी? इसी वजह से जो है कानूनी जो वाद विवाद थे उसमें काफी बढ़ोतरी देखी गई इसके लागू होने के बाद। इसके अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। क्यों? जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण, मतलब उनको काम तो दे दिया उन लोगों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, लेकिन कोई सरकारी नियंत्रण उनके ऊपर नहीं रखा। तो उनके जो मन में आता था वो करते थे, उनका जो जैसे मन करने का काम, जैसे काम करने का मन करता था वो वैसे काम करते थे। इसी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का जो कारण था वो था कि भू राजस्व का निर्णय करना। ये बहुत ही सिली सा क्वेश्चन है। 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं।
अधिनियम द्वारा दिया गया था। इसमें भूमि मालिकों और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया। अब आते हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त पे। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त आती है वो 1793 में है, ये 1792 में है। फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1792 में फॉर द फर्स्ट टाइम लाया गया। मतलब एक छोटा सा जो है ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे जो है 1792 में आता है। देखते हैं भू राजस्व वसूली हेतु लागू प्रणाली। अब ये कहाँ कहाँ थी? मद्रास, बॉम्बे, बॉम्बे के संपाट में, पूर्वी बंगाल, आसाम, कुर्ग कर्नाटक। इसने इंक्लूड किया था पश्चिमी भारत को, दक्षिणी भारत को और पूर्वी भारत। मतलब अगर पूरा एरिया वाइज देखा जाए तो पश्चिमी भारत, दक्षिण भारत और पूर्वी भारत, ये सब जगह, मतलब जैसे कि जो हमारा स्थायी बंदोबस्त था वो इस वाले एरिया में था। मेन इस एरिया में था। ठीक है। जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त है तो देखा जाए तो वो पश्चिमी भारत, दक्षिण भारत और पूर्वी भारत तीनों में था। और अगर कायदे से देखा जाए तो मद्रास, बॉम्बे के संपाट, पूर्वी बंगाल, आसाम, देखो आसाम है तो पूर्वी बंगाल भी होगा, और कुर्ग कर्नाटक, मतलब ये पूरा ले लिया इन्होंने। फर्स्ट टाइम अलेक्जेंडर रीड जो है मद्रास की प्रेसिडेंसी में तमिलनाडु के बारा महल में, ये हम शायद पीछे ऊपर भी पढ़ चुके हैं। तो जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी तमिलनाडु के बारा महल में अलेक्जेंडर ने फर्स्ट टाइम इसको लागू किया था। टॉमस मुनरो आते हैं फिर 1809 में, उन्होंने भी कुछ हिस्सों में लागू किया। 1820 में मद्रास में मुनरो ने इसको लागू किया। ये याद रखना बहुत जरूरी है, स्थायी बंदोबस्त से रिलेटेड है अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो, और कहाँ कहाँ लागू की गई थी ये इंपॉर्टेंट है। एल्फिंस्टन थे कोई, उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया। टॉमस मुनरो ने मद्रास में, मतलब मद्रास में टॉमस मुनरो, एल्फिंस्टन ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी। रैयतों को भूमि का, इसमें क्या हुआ था, इसमें कोई जमींदार नहीं था, इसमें जो रैयत यानी कि जो जनता थी उसको भूमि का मालिकाना हक दिया गया। ठीक है। रैयत प्रत्यक्ष रूप से सीधे भू राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायी थे, ये लोग डायरेक्ट जाते थे भू राजस्व देने। सरकार रैयत को पट्टे देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का संरक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अब इससे दो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन जो है पेपर में आए हुए हैं, अनूठे अनूठे टाइप के क्वेश्चन। जजमानी व्यवस्था उत्तर भारत में प्रचलित थी, 12 बलूट महाराष्ट्र में, मिरासी तमिलनाडु में, अडाडे कर्नाटक में। ये ऐसे ही याद करना पड़ेगा, ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है। औरंग गोदाम से रिलेटेड है। बिनियान ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय एजेंट, हम ऊपर पढ़ चुके हैं। मिरासीदार राज्य का नामित राजस्व दाता, ये याद करना पड़ेगा, पूछा गया है। औरंग क्या होते थे? गोदाम, इसको ऐसे याद करो, औरंगजेब था, वो सब जगह जो है जमीन लूट के अपने गोदाम भर रहा था, तो औरंग गोदाम। बेनियान ऊपर पढ़ चुके हैं, ये एजेंट होते थे, ये याद कर लीजिए। मिरासी दास राज्य द्वारा नामित राजस्व दाता। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल प्रतिशत व्यय, जो ब्रिटिश भारत था वो सैन्य बल के ऊपर कितना पैसा खर्चा करते थे? 40%। किसने कहा था कि रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है? ये टॉमस, अब रैयतवाड़ी जो लेकर के आए उन्होंने कहा होगा, तो टॉमस मुनरो ने कहा है। महालवाड़ी व्यवस्था, इसमें कुछ भी नहीं है। महालवाड़ी व्यवस्था 30% पर थी, सबसे ज्यादा एरिया। संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, पंजाब, जो बीच वाला एरिया है इसमें संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और इधर पंजाब वाले एरिया में 30% में महालवाड़ी व्यवस्था थी। 1822 में आई थी, कौन लेकर के आए थे? हॉल्ट मैकेंजी। इसका श्रेय किसको जाता है? हॉल्ट मैकेंजी 1822 में। बंगाल प्रेसिडेंसी के कहां पर लेकर के आए थे? ये बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर
पश्चिम वाले हिस्से में जो है ये लेकर के आए थे, कहाँ पे, बंगाल के। और कहाँ कहाँ थी ये, संयुक्त प्रांत में, मध्य प्रांत में और पंजाब प्रांत में। तो ये हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना 1857 का रिवोल्ट शुरू करेंगे। थैंक यू।